हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल को। दोनों ही जो टॉपिक्स हैं उनको हम साथ साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरली ग्लाइकोलिसिस से क्रैब साइकिल तक जाने के लिए लिंक रिएक्शन बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं ग्लाइकोलिसिस का, उसके बाद लिंक रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे क्रैब साइकिल, जिससे कि आपको लिंक करना समझना थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस, तो जो ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या पढ़ा था, अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस, तो आपको पता होगा कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये कॉमन प्रोसेस होता है। यानी चाहे ऑर्गेनिज्म आपका एरोबिक हो, ऑर्गेनिज्म कैसा हो, या तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर एन एरोबिक हो, दोनों में से भी कैसा भी हो। ठीक है, एरोबिक या एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दोनों के अंदर ही जो ग्लाइकोलिसिस का फिनोमेना है, जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही कॉमन होता है। यानी ये सभी में मिलेगा, चाहे मैं अपनी बात करूं या बैक्टीरिया की बात करूं, प्लांट्स की बात करूं, किसी में भी बात करूं, ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का वो कॉमन होता है। तो हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोलिसिस में। ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वहां से आप इसको देख लें। तो जनरली आज हमें पढ़ना है लिंक रिएक्शन, तो बस लिंक रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। जो हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज से हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाते हैं। दो मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, पायरुविक एसिड के बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बनना होता है और ये जो सारा प्रोसेस चल रहा होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा कॉमन प्रोसेस है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही प्रेजेंट होता है और ये सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। जैसे सपोज करो ये सेल है हमारा, ये सेल का साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस चलता है और अंदर ही क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ये लेट्स सपोज आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे। अब ये जो पायरुविक एसिड है इसको भेज दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर भेजा जाएगा उसके बाद पायरुविक एसिड का फर्दर डिसोसिएशन होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस से क्या होगा, ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और पायरुविक एसिड कैसा है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो हम ऑलरेडी 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर और डिसोसिएट करना है। ठीक है, तो फर्दर और डिसोसिएट क्रैब साइकिल में होता है, लेकिन क्रैब साइकिल तक जाने से पहले हमें उसको कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट करने के लिए लिंक रिएक्शन यूज होता है। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, ये जो हमने दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड लिया है, तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिंक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिला था, ये जो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है ये मैट्रिक्स के अंदर ही कोएंजाइम ए प्रेजेंट होता है। तो दो मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए के साथ मिलके इन प्रेजेंस ऑफ एक यहाँ पे एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट, इसको क्या बोलेंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको बोलेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, इसके साथ साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसका लिपोइक एसिड प्रेजेंट होता है, आपको ये पता होना चाहिए, एक लिपोइक एसिड प्रेजेंट होगा, उसके साथ थायमिन पायरोफॉस्फेट ये टीपीपी प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें मिलके, ठीक है,
तो पायरुविक एसिड में क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये पायरुविक एसिड क्यों साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म में से पायरुविक एसिड को भेज दिया जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ये जो प्रोसेस चल रहा होता है कहाँ चल रहा है आपका, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है ये, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगा, जहां पे पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए के साथ मिलके क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा यहाँ पे, साथ के साथ यहाँ पर CO2 रिलीज होता है, यानी CO2 निकलेगा। और साथ के साथ क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर, आपको ध्यान रखना है कि दो NAD मॉलिक्यूल, इस दो NAD को याद रखना है, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे दो NAD यूज हो रहा है, ठीक है। दो NAD प्रोटॉन लेके कन्वर्ट हो जाते हैं NADH H में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सिंपली अगर मैं बोलूं तो दो मॉलिक्यूल NADH2 के बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो NADH2 का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है हमारा लिंक रिएक्शन को हम दूसरे नाम से जानते हैं ऑक्सीडेटिव। ये कैसा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, लिंक रिएक्शन ही एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर सबसे पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इससे पहले जो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ रखा है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है ना ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है आपका लिंक रिएक्शन के अंदर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का यूज पहली बार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा लिंक रिएक्शन में, इससे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होता। तो अब क्या होगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होता है, एक दो कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि ये सारा प्रोसेस मैट्रिक्स में ही चल रहा था, तो अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है मैट्रिक्स के अंदर फर्दर क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल में। तो अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल के बारे में, तो ये जो डायग्राम बना रखा है मैंने, उसको हम क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल के बारे में पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल बेसिकली डिस्कवर किया था हैंस एडोल्फ क्रैब ने। हैंस एडोल्फ क्रैब ने इसको डिस्कवर किया था, और उन्हीं के नाम से इसको क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, जो हमने ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनाया था, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलके, ये सिंपल कोएंजाइम ए के साथ मिलके क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इनके कितने कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, दो दो मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, यही अब क्रैब साइकिल के अंदर एंटर होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसको सबसे पहले 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सलो एसिटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए कितना होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो एसिटाइल क्रैब साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करने के लिए कौन आता है, ऑक्सलो एसिटेट, यानी सिंपली ऑक्सलो एसिटिक एसिड यानी OAA आता है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 2 कार्बन ये, 4 कार्बन ये, तो ये 6 कार्बन का क्या बना देते हैं, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक है। अब ये जो सिट्रेट सिंथेटेज है, इसको कन्वर्ट किया जाता है सिस एकोनिटेट में, और इसके लिए एंजाइम यूज होता है एकोनिटेज, ठीक है। उसके बाद सिस एकोनिटेज कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो आपको ध्यान रखना है कि सिस आइसोसिट्रेट तक जो कार्बन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी आइसोसिट्रेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। और जैसे ही ये आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो सबसे पहले एक CO2 यहाँ पे इवॉल्व होगा, CO2 निकलेगा। तो 6 में से 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो बचे कितना, 5 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सिंपली क्या बचा, 5 कार्बन का कंपाउंड बचा, यानी 6 था, 1 CO2 निकल गया, तो बचेगा 5 कार्बन का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बचता है।
तो ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। आपको एक ये भी चीज पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। एम्फीबॉलिक का मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन के अंदर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस तो चल ही रहा होता है, साथ के साथ रेस्पिरेशन एनाबॉलिक प्रोसेस में भी हेल्प करता है। जैसे कि ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है अब ये डायरेक्टली आगे भी जा सकता है, प्लस इसका फेट ये भी है कि जो यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा है, तो अगर आपको याद हो कि हमने रूट नॉड्यूल के अंदर रूट जो नॉड्यूल हम पढ़ रहे थे, रूट नॉड्यूल के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि रूट नॉड्यूल के अंदर, मैं लेट मी राइट इट फर्स्ट, रूट नॉड्यूल के अंदर क्या होता है, ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है ये आता है और आने के बाद जनरली ट्रांस अमाइनेशन या सिंपली बोले अमाइनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ध्यान रखना है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का यूज हम अमाइनो एसिड सिंथेसिस में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है ये कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में और यहाँ पर एक बार CO2 और निकलेगा। तो पहले 5 कार्बन का कंपाउंड था, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितना हो जाएगा, 4 कार्बन का कंपाउंड होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का यूज हम एनाबॉलिक रिएक्शन लाइक कि हम क्लोरोफिल सिंथेसिस, साइटोक्रोम सिंथेसिस इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो किसमें कर सकते हैं, क्लोरोफिल सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद साइटोक्रोम सिंथेसिस, तो इन सभी में इसका यूज कर सकते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद क्या बनता है, सक्सिनेट का फॉर्मेशन होगा, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फिर आता है मैलेट और लास्ट में ऑक्सलो एसीटेट। तो अब इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक की वजह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल के अंदर जितने भी एंजाइम यूज होते हैं, जैसे एकोनिटेज हो गया, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया, या अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज हो गया, तो ये जितने भी एंजाइम है ये सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, सिवाय एक एंजाइम के जिसको हम बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है सिट्रिक एसिड चलाने के लिए या TCA चलाने के लिए। तो ध्यान रखना है इस चीज को कि जितने भी एंजाइम होते हैं जो कि क्रैब साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे एंजाइम आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं सिवाय सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के। क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। तो जिस समय साइकिल चल रही होती है उस समय ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, फिर ये प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। तो आप इसको हम यहाँ पे मेनली हमें ये जो मेन सबस्ट्रेट है इनको याद रखना है। तो इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे कि आपको याद होगा कि बचपन में एक सीमेंट या इवन अभी भी सीमेंट आता है ACC सीमेंट, तो हम कैसे यूज करेंगे, तो ध्यान रखना है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल या ये सिंपल क्रैब साइकिल की स्टार्टिंग एसिटाइल कोएंजाइम A से होती है। एसिटाइल कोएंजाइम A को ऑक्सलो एसीटेट आके मतलब कि रिएक्ट करता है दोनों आपस में, तब जाके सिट्रेट बनाते हैं। तो इसको हम याद करने के लिए ट्रिक यूज करेंगे। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, ACC is okay, so सभी फ्लोर। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, ACC सीमेंट, सीमेंट हमें खुद से ऐड करना है यहाँ पे सीमेंट का कोई भी कीवर्ड नहीं है, सीमेंट हम खुद यूज करेंगे। ACC सीमेंट इज ओके, सो सभी फ्लोर मेड ऑफ इट। इट का भी कोई भी एक्रोनिम नहीं है, सिंपली ऐसे यूज करना है आपको। तो ट्रिक क्या है, ACC सीमेंट इज ओके, सो सभी फ्लोर मेड ऑफ इट। ए का मतलब क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम है, C का मतलब सिट्रेट, इसका मतलब सिस एकोनिटेट, IS का मतलब आइसोसिट्रेट, O का मतलब ऑक्सलो एसीटेट, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप ऑक्सलो, यहाँ पे सॉरी ऑक्सलो सक्सिनेट आएगा, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फिर सक्सिनेट, फिर फ्यूमरेट, मैलेट और लास्ट में ऑक्सलो एसीटेट। तो ये जो प्रोसेस है इसको याद करने का तरीका आपको ये याद रखना है, ठीक है। ACC सीमेंट इज ओके, सो सभी फ्लोर मेड ऑफ इट। तो ये बहुत आसानी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज हमने पढ़ा क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल में एक चीज और ध्यान रखना है कि 4 साइट पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। 4 साइट पे ऑक्सीडेशन होगा जिससे कि एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से, अगर एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है, एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से हमें बनता है 3
क्या बनेगा, NaDH2, 3 बनते हैं NaDH2, 2 बनते हैं आपके एक यहाँ पे बनेगा, एक बनता है आपका, एक मॉलिक्यूल आपका बनेगा FADH2 और एक ही मॉलिक्यूल बनता है GTP का। ठीक है, तो ये एक पायरुविक एसिड के डिसोसिएशन से बनता है। तो टोटल पायरुविक एसिड कितने हैं, 2, तो साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार। तो जितने भी प्रोडक्ट बने सब 2-2 बार बनेंगे। तो ओवरऑल 2 पायरुविक एसिड के वजह से कितने हो जाएंगे, 42 पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड के लिए कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 तो बनेंगे NaDH2, ठीक है, 2 बनेंगे FADH2 और 2 ही बनते हैं GTP। तो आपको पता होगा कि जो NaDH और FADH हैं ये डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इनसे हमें एनर्जी निकालना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से निकलता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अगर मतलब क्या है कि इनसे तो डायरेक्टली एनर्जी मिलेगी नहीं, तो इसको ETS से निकाल के देंगे, तो ETS किट से जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे कंप्लीट साइकिल में अगर एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड ले रहे हैं तो 3 NaDH, 1 FADH और 1 GTP बनता है। GTP की एनर्जी इक्विवेलेंट होती है ATP के, यानी ATP और GTP दोनों सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने डील किया लिंक रिएक्शन को और साथ के साथ क्रैब साइकिल को। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, और अगर इस लेक्चर को आपको रेट करना हो, 10 में से मार्क्स देने हो, तो आप इस लेक्चर को कितना मार्क्स देंगे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो वो भी आपको मुझे दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।